हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और साथ ही साथ जो आपका जो है 1952 या फिर 1947 में या फिर जनता के महात्मा, बहुत सारे टॉपिक जो है हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्लास 8 की ये हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 8 है, जो कि लास्ट चैप्टर है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर था क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक इंक्लूड थे, इस वजह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग प्लेलिस्ट बता दी गई है, आप लोग चैप्टर वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 2 SST अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ 3 बजे की क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन 3 बजे की क्लास में मिल जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो आप अगर आपने जो भी चैप्टर क्लासेस मतलब जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं देखे हैं सेट, तो आप लोग वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, यानी आज जो है बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको लास्ट तक देखना। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है, यानी जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लास 8 की हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लास 8 की जो हिस्ट्री है आपको अच्छी खासी अच्छे लेवल की देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें बात कही गई खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में, तो हम लोग डिटेल में समझते हैं। खिलाफत यानी खिलाफत का मुद्दा इस तरह का एक जो है ज्वलंत मुद्दा था। सन 1920 में अंग्रेजों ने तुर्कों के जो है सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भी भारी गुस्सा था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था उससे क्या हुआ था, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर जो है खिलाफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन कौन शुरू करना चाहता था, तो मोहम्मद अली साथ ही साथ शौकत अली जो थे ये क्या चाहते थे, असहयोग आंदोलन शुरू करना चाह रहे थे। ठीक है, गांधी जी ने उन्हें आह्वान का जो है समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में बहुत अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं। ठीक है, विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 1921-1920 के दौरान असहयोग आंदोलन को और जो है गति मिली, यानी जब और तेजी से बढ़ा जब आपका 2021 और 2022 आया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और जो आपके असफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। ये सब क्यों किया गया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। ठीक है, उपाधि भी लौटा दी थी। ठीक है, जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भी गिरावट आ गई, क्योंकि क्या हुआ, जो विदेशी कपड़े थे वो लोगों ने जला दिए थे। परंतु यहाँ तो आने वाले जो तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो लोगों की जो है पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर जो है विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकालने
और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि क्या था, बहुत सारे लोग थे उसमें इंक्लूड, तो सभी के अपने अपने विचार भी थे। तो कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता अपनाया जो गांधी जी उसमें समर्थन नहीं कर पा रहे थे, उनके विचार उसमें नहीं मैच हो रहे थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। ठीक है, आपका पहला मतलब खेड़ा गुजरात में जो है पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया, क्योंकि क्या था, जो लगान था वो काफी बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में जो है शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के जो आपका गुटर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। ठीक है, तो वन सत्याग्रह कहाँ पे हुए थे, तो यह ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के जो गुटर जिले में हुआ था, वहां पर किसानों ने क्या किया था, वन सत्याग्रह किया हुआ था। घेराबंदी किसको कहते हैं, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। देखिए, क्वेश्चन जो है पूछने का लेवल इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपको बहुत सारी लाइनें यानी स्टेटमेंट सीधे जो है एनसीईआरटी से उठा करके दे दिया जा रहा है, तो इस वजह से आपको बुकें पढ़नी होंगी, एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका एसएसटी अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करके कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो है सीधे स्टेटमेंट यानी सीधे लाइनें ही उठा करके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो इसके लिए क्या है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। इन सत्याग्रहों में कई बार ये जो है चारी शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात कही गई है, जो महंत थे कौन थे, सिख गुरुद्वारों के धार्मिक जो कर्ता धर्ता होते थे उन्हें क्या कहते थे, महंत कहते थे। ठीक है, गैर कानूनी जो आपका था बेदखली, इसमें पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, यानी जो उनका मतलब उनकी जगह होती थी उसको क्या था, जबरन यानी जबरदस्ती उनको वहां से निकाल देते थे। आगे चलते हैं। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर जो है कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने जो है स्वराज्य का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। ठीक है, सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त जो है सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई जो है ताकत प्रदान की। आगे चलते हैं। पंजाब में सिखों के जो है अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से जो है गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को जो है हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी जो है महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में जो है इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की जो है नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे। उस दौरान के बहुत सारे जो है असमिया वैश्विक गीतों में कृष्ण की जगह जो है गांधी राज या यश गान किए जाने लगे थे, यानी जो कृष्ण जी थे उनके जगह पे क्या था, गांधी राज जो था उसका यश गान होने लगा था, क्योंकि लोग ये मानते थे कि ये समझने लगे थे कि अगर गांधी जी होंगे तो हमको आजादी मिल जाएगी। जनता के महात्मा, इसके बारे में देख लेते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का जो है मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। ठीक है, क्योंकि लोग ये मानने लगे थे कि अगर गांधी जी रहेंगे तो हमको आजादी मिल जाएगी। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया, यानी कि
जब अगर वो खुद से कुछ कर पाते थे, खुद से अगर उनको कुछ मिल पाता था, तो उसका भी श्रेय जो था वो गांधी जी को ही दिया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद जो है संयुक्त प्रांत स्थित जो आपका प्रतापगढ़ के किसानों ने जो है पट्टेदारों की गैर कानूनी जो है बेदखली को रोकवाने में जो सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। आगे चलते हैं। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। आगे चलते हैं। 1922-1929 की जो घटनाएं हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, यानी ये क्या थे, ये नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। ठीक है, तो ये मतलब अहिंसा हो, तो हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण जो है फरवरी, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, इसीलिए ये हिंसक आंदोलन के विरुद्ध रहे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड में जो है थाने में आग लगा दी गई थी, तो उसमें बहुत सारे जो पुलिस थे वो मतलब मर गए थे। ठीक है, उसी दिन 22 पुलिस जो है वाले मारे गए। किसान इसलिए जो है बेकाबू हो गए थे, क्योंकि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की जो है दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में जो है हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों के बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार जो है फैलाने में काफी मदद मिली। जब बात आती है 1930 में, यानी 1930 में क्या हुआ, 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह एक जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में। आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इस पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता, ये यहाँ से नहीं आएगा। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के जो है आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण जो है स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी सन 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कब, 26 जनवरी 1930 को अगर पूछ लिया जाए क्या हुआ था, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूरे देश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लाइन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आगे जो पॉइंट दिया गया है, 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अनुवाई में एक आयोग जो है भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय जो प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष जो है पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी जो है आयोग के बहिष्कार को फैला दिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ, यानी कि ये कब हुआ था, 1927 में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपके भगत सिंह थे, इनके बारे में। इसमें बात कही गई है कि आपका, यानी कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर जो है शोषक वर्गों के लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह जो है कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर सन 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने लाला लाजपत राय
पर लाठीचार्ज करने वाले सडन मतलब नामक पुलिस जो है अफसर की हत्या की। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई, यानी लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने जो है पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि जो है बहरों को सुनाना था कि विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, गुरुदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, भगत सिंह की आयु जो थी वो सिर्फ क्या थी, 23 साल, यानी 23 साल की उम्र में इनको क्या है, फांसी की सजा हो गई थी। तो ये ध्यान रखना, 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को जो एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब बात करते हैं दांडी यात्रा। इसमें बात कही गई पूर्ण स्वराज अपने आप जो है आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को जो है लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और उनके अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना जो है पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता था। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की जो है व्यापक चाह को लोगों की एक जो है खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, क्योंकि क्या था, अगर नमक पर जो कर लगाया गया था वो काफी मात्रा में था, तो इस वजह से लोगों में क्या एकता की भावना आने लगी थी कि इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई जाए। खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। ठीक है। गांधी जी और उनके अनुयायी जो है साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित जो है दांडी तट पैदल चलकर गए। तो ये ध्यान रखना, जो दूरी थी वो 240 थी। ठीक है। और वहां उन्होंने तट पर जो है बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का जो सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया और उन्होंने जो है पानी उबालकर भी नमक बनाया। ठीक है, जब उन्होंने दांडी यात्रा की थी। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने जो है पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के जो है दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जब ये दांडी यात्रा हुआ था तो उसमें क्या है, बहुत सारे जो आंदोलनकारी लोग उसमें मिले हुए थे उनको भी जेल में भेजा गया था। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 से 17 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। यानी जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ, 11 से 17 ऐसे प्रांत थे जहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे, कितने, जब चुनाव हुआ था 1937 में, तो जो है 11 और 7 प्रांतों पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। जो आपका हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस ने नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र जो है कर दिया जाए। अंग्रेज ने यह बात नहीं मानी, जो कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ठीक है। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू जो है दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में एक थी। ठीक है, जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें सरोजिनी नायडू जो थी वो भी इंक्लूड थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। तो ये भी ध्यान रखना, 1935 की ये बात है। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त में 1942 में शुरू किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने जो है अंग्रेजों को चुनौती दी कि वे जो है
मतलब फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और उनके अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। यानी जब उन्होंने कहा करो मरो पर उन्होंने नारा जब दिया तो क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैल गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। सन 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, यानी इतना प्रयास हुआ, उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार जो थी वो हार गई। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, यानी कि 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? सन 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए कुछ तनाव का भी हाथ रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इस चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फैसला और बढ़ गया। यानी जिससे क्या हुआ, जो फासला था वो और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए, क्योंकि क्या था, जो लोग थे वो जेल में थे, तो इसलिए मुस्लिम जो थे वो चाहते थे मेरा यानी प्रभाव जल्दी फैलेगा, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे थे। सन 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बीच बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे, तो कांग्रेस जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सन 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास जो है प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन जो है मतलब अवश्य भी यानी असंभवी था, यानी कि देश का जो विभाजन था वो क्या था, असंभवी था। कैबिनेट मिशन इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया, क्योंकि क्या था, वो अपनी मांग जो है पूरी करवाना चाह रहे थे। उसने 16 अगस्त सन 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का जो है आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में जो है दंगे भड़के उठे, जो कई दिन चलते रहे। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत कई जो है के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में जो अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से जो है बिछड़कर ये लोग रातों रात जो है अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का जो नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो ये था चैप्टर जो था लास्ट वाला 8 चैप्टर। इसमें जो है सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सन 1870 और 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? पहले विश्व युद्ध से भारत का कौन से आर्थिक जो है असर पड़े? ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तो स्टेटमेंट आपको दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि हाँ इसका कौन सा आंसर होगा, या फिर मैचिंग में भी दे सकता है। तो इसलिए क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। चैप्टर वाइज अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने अच्छे से भी नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार भी सरसरी निगाहों में पूरे चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से पेपर पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। पेपर जो है अब हाई लेवल का बनता है। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं हुई है, बट क्या है, पूछने का तरीका जो है वो चेंज किया गया है, क्योंकि स्टेटमेंट है सीधे सीधे दे दिए जाते हैं। अदर्शन और रीजन में उसमें क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि क्या है, हमने चैप्टर तो पढ़े नहीं थे। इस वजह से जो स्टेटमेंट है समझ में नहीं आएंगे कि कहाँ से आ गया, कौन सा चैप्टर था। तो इस वजह से क्या है, एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी। क्योंकि एसएसटी यानी पेपर 2 एसएसटी की वजह से क्या है, सोशल साइंस की वजह से पेपर 2 बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी होगी, और वो दिक्कत होती है क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ना सभी को बोरियत लगता है। ठीक है, सब क्या चाहते हैं, क्वेश्चन कर ले और कंप्लीट हो जाए। तो सोशल साइंस में अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन करके कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आज हम लोगों का चैप्टर जो था 8 वो भी कंप्लीट हुआ, यानी क्लास 8 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो चैप्टर वाइज भी क्लासेस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई, आपको सारे चैप्टर सारी क्लासेस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्लासेस भी कर रहे हैं। 3 बजे की क्लास में आपको महा मैराथन क्लास मिली होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप 3 बजे की जो क्लास है कल की, उसको ज्वाइन करिएगा। वो आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद करेगी। वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करने वाली है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।